हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज पहली बार मैं बायोलॉजी चैप्टर का वीडियो पढ़ाऊंगा और आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रही बात चैप्टर के, तो बायोलॉजी का सब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और कल भी चैप्टर आएगा। पार्ट 1 का चल रहा है और पार्ट 2 कल आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बायोलॉजी के बताऊंगा। ताकि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। यानी बायोस की मतलब होता है लाइफ यानी जीवन का, और लोगोस यानी स्टडी ऑफ अध्ययन। दोनों को मिलाकर जीवन का अध्ययन कहते हैं। बायोलॉजी दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। दोनों को मिलाकर बनता है जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक प्राचीन भाषा से आया, जो हमारे प्राचीन काल में एक बायोलॉजी शब्द प्राचीन भाषा से आया है और उसका सर्वप्रथम जिक्र दो वैज्ञानिकों ने किया था। और दोनों वैज्ञानिक दूसरे अलग अलग देश के थे। और बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक प्राचीन से आया है और शब्द सबसे पहले दिया लैमार्क और ट्रेविनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में दिया, लेकिन ट्रेविरेनस ने कुछ शब्द देकर ही कुछ बड़ा काम नहीं किए, लेकिन हमारे लैमार्क साहब कुछ इससे भी अधिक काम आगे चलकर किए। और बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं, जहाँ ग्रीक एक दार्शनिक यानी यूनानी एक दार्शनिक थे। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं। और बायोलॉजी कितनी शाखाओं में विभाजित है। बायोलॉजी दो शाखाओं में विभाजित है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। पहला है जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु के शिष्य ही बोटनी का क्या बोलते हैं, जिक्र किया था। बोटनी का पिता भी बोलते हैं थियोफ्रेटस को। यानी बोटनी का पिता किसको बोलते हैं, थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस की बुक है हिस्टोरिया प्लांटम, जिससे पेड़ पौधों से पादप से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पादप विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो थियोफ्रेटस को। इनके बुक में 500 से अलग अलग पेड़ पौधे का अध्ययन किया गया है। इसलिए पादप विज्ञान का पिता भी या जनक भी थियोफ्रेटस को कहते हैं। इनकी एक और बुक है जो जंतुओं का वर्गीकरण प्रयास किया। यानी जंतुओं का वर्गीकरण का प्रयास किया किसने, थियोफ्रेटस और डेमोक्रिटस ने। ये भी कुछ अरस्तु के शिष्य थे, तो कुछ अपने गुरु के बारे में तो जानते होंगे कि गुरु हमारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो भी जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो दोनों मिलकर थियोफ्रेटस और डेमोक्रिटस ने। आइए जूलॉजी में चलते हैं। जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतुओं का रहन सहन के ढंग भाव या शारीरिक आकार कैसा हो, उसके बारे में व्याख्या अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं या विज्ञान का भी पिता कहते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु की बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, यानी जंतुओं का इतिहास बोलिएगा, चाहे जंतु का इतिहास या जंतु इतिहास, ऐसे है हिस्टोरिया एनिमेलिया।
एनाटोमी का मतलब होता है, एनाटोमी एक आते हैं और एक मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी के जिक्र करते हैं। मार्फोलॉजी क्या हिंदी में होता है आकारिकी। जब हम किसी भी जीव के बाहर की संरचना का अध्ययन करते हैं, जब भी किसी जीव के बारे में हम बाहरी के संरचना को अध्ययन करते हैं, उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि उसका आकार कैसा हो, पैर कैसा हो, आँख कैसा हो, हाथ कैसा हो, ये जिक्र मार्फोलॉजी में किया गया है। और मार्फोलॉजी आ भी सकता है, इनको बोलते अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि कोई भी चीज का बाहरी का आकार या अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो मार्फोलॉजी कहते हैं। एनाटोमी, एनाटोमी का हिंदी होता है अंदर की संरचना। अंदर की संरचना, जो एनाटोमी का हिंदी होता है अंदर की संरचना या आंतरिक, आंतरिक या अंत आंतरिक बोलिए। और ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें किसी भी जीव के, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उसकी अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, उसे हम एनाटोमी कहते हैं। जैसे एनाटोमी का हिंदी होता है आंतरिक संरचना या अंदर की संरचना। जैसे पादप या जंतुओं के अंदर की जो व्याख्या हम करते हैं कि उसके अंदर की संरचना कैसा हो, उसको हम एनाटोमी कहते हैं या आंतरिक संरचना या अंदर की संरचना कहते हैं। तीसरा है एक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का हिंदी होता है कार्यकी। फिजियोलॉजी का हिंदी होता है कार्यकी। कार्यकी क्या है, जीव के अंदर का जितनी तरह के अंग किस तरह से कार्य कर रही है, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे फिजियोलॉजी का हिंदी होता है कार्यकी। कार्यकी क्या है, जीव के जितनी तरह के अंदर कोई भी पार्ट हो बॉडी का, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस अध्ययन को हम कार्यकी या फिजियोलॉजी कहते हैं। सेल, सेल थोड़ा सा लिखे हैं, अगला चैप्टर या 2-3 पार्ट में सेल आएगा, उसका पूरा हम विक्षेपण में लिख देंगे बोर्ड पर, वो भी एक पार्ट के रूप में आएगा। तो थोड़ा सा हम लिखे हैं सेल कोशिका, यह जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवन की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हम जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जीवन की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर एक पार्ट्स बनते हैं, उसको हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को, ऊतकों के समूह को, ऊतकों के समूह को हम एक अंग कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना, और ऊतक से मिलकर भी ऊतक के समूह को हम एक अंग कहते हैं, यानी ऑर्गन्स कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, उसे हम अंगतंत्र कहते हैं या ऑर्गेनिज्म सिस्टम कहते हैं। अंगतंत्र का हिंदी होता है ऑर्गेनिज्म सिस्टम। हम सांस ले रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसमें उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब आइए बोटनी। बोटनी का पिता थियोक्रेटस को कहते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटरम। इसमें 500 से अलग अलग पेड़ पौधे का जिक्र किया गया है, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नोट, जंतुओं का वर्गीकरण का प्रयास ये भी किए थे जो अरस्तु के शिष्य थे। ये अरस्तु के शिष्य थे और 2 जन मिलकर किए थे, थियोक्रेटस और डेमोक्रेटस। अब आइए कुछ वर्गीकरण का इतिहास हम बताते हैं। वर्गीकरण का इतिहास में कुछ टॉपिक, इसमें भी क्वेश्चन एक आ सकता है बायोलॉजी से। ग्रीस के विद्वान हिप्पोक्रेटस और डेमोक्रेटस ने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया था।
ग्रीस के विद्वान हिप्पोक्रेटस और डेमोक्रिटस ने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा किया था, लेकिन जिक्र किया था, लेकिन कर नहीं पाए। और अरस्तु ने जंतुओं के रहन सहन, ढंग, शारीरिक आकार, स्वभाव यानी इत्यादि उन्होंने जंतुओं समूह का वर्णन किया था। इनके थियोक्रेटस के गुरु थे ये। जंतुओं के समूह को वर्गीकरण अरस्तु साहब ने किया था। ये बताए थे कि छोटे जंतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं। छोटे जंतुओं के समूह का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे जंतुओं के समूह को कालियोप्टेरा तथा डिप्टेरा नाम दिया, यानी छोटे जंतुओं के समूह को कालियोप्टेरा और डिप्टेरा कहा जाता है। आइए पिलिनी ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बिहार एसआई में क्वेश्चन पीटी में आया था। पिलिनी द एल्डर, इनकी बुक है नेचुरालिस हिस्टोरिया, जैसे हम लोग को बोलचाल की भाषा में नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। इनकी बुक में 1000 हिस्टोरिया में लगभग 1000 पादप प्राणियों को वर्णन किया गया था। 1000 प्राणियों को वर्णन किया गया था। ये सिर्फ क्वेश्चन आता है कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, पिलिनी की। जॉनरे, ये क्वेश्चन आ सकता है। जॉनरे ये एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जाति और शब्द का प्रयोग किया था। किसने जाति और शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनरे, जिन्होंने सर्वप्रथम जाति और शब्द का प्रयोग किया था तथा जाति तथा वंश में अंतर भी स्पष्ट किया था। स्वीडन के वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों का नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण का व्यवस्था की। कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी लिखी हुई बुक है, तो कैरोलस लिनियस ने लिखा था, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे। स्वीडन के क्या थे? तो एक वनस्पति शास्त्री थे, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। तो चलिए हम इतना ही पढ़ाए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा पाठ भी आएगा, और पाठ में कैरोलस लिनियस और लैंडमार्क के बारे में कुछ हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और बताएंगे। लैंडमार्क क्या क्या अपने जिंदगी में, अपने जीवन में योगदान पूरे देश को देकर चले गए, और स्वीडन के वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस, इन दोनों के बारे में हम बताएंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखते रहिए चैनल। जय हिंद, जय भारत।